इस समय जो हार्वर्ड की प्रेसिडेंट थी क्लाउडिना गे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। ये क्लाउडिना गे, इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले कुछ दिनों में ये विवाद में घिर चुकी थी। जब इनको कांग्रेस में बुलाया गया था, इनकी जो हियरिंग हुई थी, तो इनके ऊपर एक क्वेश्चन रखा गया था कि जो इनके कॉलेज में पिछले कुछ दिनों से, जब से इसराइल और हमास की लड़ाई शुरू हो रही है, तो इनके कॉलेज में जो कुछ ऐसे छात्र हैं जो इसराइल के ऊपर नारेबाजी कर रहे हैं, तो इस महिला से पूछा गया था कि अगर आपके कॉलेज में कोई भी नारेबाजी करने वाला व्यक्ति अगर इसराइल को ख़त्म करने की बात करता है, तो क्या वो आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप उसको रखोगे, क्या आप उसको अनुमति दोगे? तो ये जो हार्वर्ड की प्रेसिडेंट थी, इन्होंने कहा है कि ये क्योंकि हमारे देश में अमेंडमेंट करके फ्रीडम स्पीच मिल रखी है सबको, तो उसके हिसाब से तो कोई भी व्यक्ति जब तक कोई वायलेंस की बात नहीं कर रहा है, तब तक उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ये जो इनका स्टेटमेंट था कांग्रेस के सामने, वो बहुत ज़्यादा विवादास्पद हो गया था। और क्योंकि इस समय जो ज़्यादातर कॉलेज है इस समय अमेरिका में, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो लिबरल थ्योरी लेके चल रहे हैं, और इसराइल को जानबूझ के, इसराइल के ऊपर जो नारेबाजी कर रहे हैं छात्र, उनको वो प्रोटेक्शन मिल रही है इन कॉलेजों के अंदर। तो ये जो महिला है, इसके ऊपर उस समय से ही प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था जब इसने स्टेटमेंट कांग्रेस के अंदर दिया था, और उसके बाद से अभी तक ये महिला को जो कॉलेज प्रशासन है उसकी तरफ से समर्थन मिल रहा था। लेकिन इस महिला के ऊपर पिछले कुछ दिनों से फिर एक और आरोप जुड़ गया था, जिसमें महिला के ऊपर ये था आरोप ये कि इसने जो इसका रिसर्च थ्योरी है, रिसर्च पेपर है, उसमें इसने चोरी की है, यानी कि किसी दूसरे पेपर से कुछ कंटेंट छोड़ के इसने अपने पेपर में लिखा है, जिसको हम इंग्लिश में प्लेगरिज्म भी कहते हैं। तो प्लेगरिज्म का आरोप भी ये हार्वर्ड की प्रेसिडेंट के ऊपर लगा था। साथ में इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनको ज़्यादा इन जैसे कि कोई बड़ी ये एकेडमिक नहीं है, जैसे कि इन्होंने आज तक अब कभी भी एक भी किताब इन्होंने अभी तक नहीं लिखी है अपनी। और ये जो महिला है, इतनी बड़ी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जब इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो इनके पास इतना काबिलियत भी नहीं है। तो इस तरह से कई इनके ऊपर आरोप चल रहे थे। तो आखिरकार ये जो महिला है, इन्होंने आज दे दिया इस्तीफ़ा, और इस्तीफ़ा में इन्होंने कहा है कि अभी भी हमारे देश में हमको जो डिस्क्रिमिनेशन है उससे हमको अभी भी लड़ना है, उस डिस्क्रिमिनेशन से। क्योंकि ये जो महिला है, ये एक खुद अफ्रीकन महिला है, अफ्रीकन अमेरिकन महिला है, और ये महिला इसका ही अ, एक साइज देना चाहती है, एक संदेश देना चाहती है कि वो मेरे को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि क्योंकि मैं एक अफ्रीकन अमेरिकन हूँ। और मैंने जो बात की है कांग्रेस में, तो मैंने अपने जो भी बात की है वो एक प्रोफेशनल तरीके से रखी थी, क्योंकि मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने बिल्कुल उसको प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया था। हालांकि वो अलग बात है कि उन्होंने बाद में उस स्टेटमेंट के ऊपर माफ़ी भी मांगी थी कांग्रेस के ऊपर। जब स्टेटमेंट आया, जब तो मीडिया के सामने उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो ये जो महिला है, जैसे कि इनका इस्तीफ़ा आ चुका है, और जो इस समय कॉलेज है अमेरिका में, तो कॉलेज हार्वर्ड हो गया या फिर दूसरे पेनिसिल्वेनिया कॉलेज हो गया, और इस तरह से जो दूसरे कॉलेज है, तो उन सब कॉलेजों के ऊपर जो रिपब्लिकन पार्टी से है वो उसकी तरफ से आरोप लग रही है कि इन कॉलेजों में ज़बरदस्ती जिन लोगों को प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है वो या तो ब्लैक लोग हैं, या फिर उनको मैक्सिकन लोग हैं, ऐसे हिस्पैनिक लोग हैं। तो ऐसे जो माइनॉरिटी लोग हैं उनको जानबूझ के इतनी बड़ी पोस्टों में उनको बिठाया जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर जो इस कॉलेजों में जो उनका जो एथिकल कल्चर है या फिर जो उनका वर्किंग कल्चर है उसको नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो कॉलेज है वो उनका जो काम है पढ़ाई लिखाई करने का है, लेकिन कॉलेज अब क्या कर रही है, वो एक डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, उनका झुकाव लेफ्टिस्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्टिस्ट विचारधारा की तरफ जा रहा है, जो कि ख़तरनाक है। ये रिपब्लिकन पार्टीज़ के जो पॉलिटिशियन है उनका कहना है, ये है कि अब हमको बहुत हो गया है। ये जो बाइडन है वो इस तरह से इन लोगों को जो बिठा रहे प्रेसिडेंट के पोस्ट में, वो बंद हो जाना चाहिए, और केवल उसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए जो वाकई में जिसमें काबिलियत हो प्रेसिडेंट बनने की। अब बात की जाए तो दूसरी न्यूज़ आ रही है, जो ट्रंप को इस समय डिस्क्वालीफाई कर रखा है दो स्टेटमेंट, कोलोराडो और मैने। तो मैने की जो वहाँ की अटॉर्नी थी, मैने की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने ट्रंप को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और इनका नाम है सेना बिलोस। इन्होंने कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को
मैंने स्टेट से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और डिस्क्वालीफाई जब कर दिया था तो उसके बाद दूसरा स्टेट बन गया था मैंने, जिस स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप को डिस्क्वालीफाई किया। तो डोनाल्ड ट्रंप को डिस्क्वालीफाई आखिरकार क्यों किया जा रहा है? पहली वजह ये है कि उनके ऊपर इस समय जो अमेंडमेंट 14 है उसके तहत डिस्क्वालीफाई हो रहे। अमेंडमेंट 14 में ये है कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ले रखी है, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन की उसने ओथ ले रखी है, तो अगर वो कोई इंसरक्शन की कार्रवाई करता है, यानी कि वो दंगा फसाद तो छोटी बात हो गई, देश को तोड़ने की बात करता है या फिर देश में वो इंसरक्शन पैदा करना चाहता है, एक बगावत करना चाहता है देश के साथ, तो ऐसे लोगों को उनको बैन लगाया जा सकता है उनके चुनाव लड़ने में। तो इसको अमेंडमेंट 14 कहते हैं। अमेंडमेंट 14 का ये सेक्शन 3 में लिखा गया है ये चीज़ें। अमेंडमेंट 14 1868 में लाया गया था जब सिविल वार ख़त्म हो गया था, और उसके बाद जो अमेरिका जो गवर्नमेंट थी उसने जो सिविल वार सेपरेटिस्ट थे उनको सज़ा देने के लिए ये अमेंडमेंट लाए थे, जिसके तहत जो साउथर्न देशों के पॉलिटिशियन थे वो इस अमेंडमेंट के लागू होने के बाद वो इनएलिजिबल हो गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो उसके बाद से लेकर अभी तक इसका दोबारा कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के केस में इसको फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के केस में जब इस्तेमाल हो रहा है तो ये इसके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 6 जनवरी में दंगा हुआ था कांग्रेस के अंदर, जब वो उनके समर्थक घुस गए थे और वहाँ पर उन्होंने तोड़ फोड़ की, तो क्या वाकई में वो जो 6 जनवरी का जो कांड हुआ है तो वो क्या इंसरेक्शन की कैटेगरी में आता है? तो उसका भी अभी तक क्लियर नहीं मिल पाया आंसर। तो कोलोराडो की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने उसने फैसला में ये कहा कि हाँ, ये जो अमेंडमेंट 14 है उसके तहत देखा जाए, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पर इंसरेक्शन करने की कोशिश की है, यानी कि उन्होंने इंसरेक्शन को भड़काने की कोशिश की है, तो उनको भी इसके तहत हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और जब मैंने की बात की जाए तो मैंने की जो इस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को इसी अमेंडमेंट के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो मैंने की जो इस समय वो सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने कहा है कि मुझे पता है, मैं एकमात्र ऐसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हूँ जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये इस तरह से कदम उठाया। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने ये कदम कोई अपनी पर्सनल कारणों से नहीं उठाया, बल्कि जो अमेंडमेंट में कहा गया उसके बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से जो चीज़ें ट्रम्प ने की उस हिसाब से उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मैंने की वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनी गई एक पॉलिटिशियन है, तो एक पॉलिटिशियन कैसे ये फैसला सुना सकता है, इसके ऊपर भी सवाल उठे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दोनों ही जो उनके ऊपर स्टेट में बैन लगा है, तो उसके तहत अगर ये बैन नहीं हटता है तो जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन है, तो उसमें दोनों स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर रखी है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट उनकी अर्जी को मान लेता है और उनके ऊपर ही बैन को हटा देता है तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप फिर से एलिजिबल हो जाएंगे इसको इन दोनों स्टेट में चुनाव लड़ने के लिए। तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने वाला है, अभी गया नहीं है। अब फिलहाल मैंने के केस में तो अगर देखा जाए तो मैंने के सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आज के दिन ये जो अपना केस को फाइल कर रखा है और उन्होंने अपील की है कि उनके ऊपर जो बैन लगाया है मैंने के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उसको हटाया जाए।